नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मध्यकालीन इतिहास की आज पहली क्लास है और यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से मध्यकालीन इतिहास का उद्गम होता है, कैसे सामंतवाद का प्रारंभ होता है और किस प्रकार से सामंतवाद के बाद पूरा का पूरा गुलाम वंश आता है या दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल प्रशासक आते हैं। ये हमारी क्लास इस तरह से चलेगी। अच्छा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जब समझेंगे तो ये क्यों प्रारंभ होता है, इसकी कहानी पहले समझते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी के मध्य की बात है जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और ये पॉइंट एक ट्रिगर पॉइंट था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, भारत अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। अब जब भारत अलग अलग राज्यों में विभाजित हो जाता है तो कोई भी एक केंद्रीय सत्ता, स्थायी केंद्रीय सत्ता की स्थापना नहीं होती। जब केंद्र में स्थायी सत्ता नहीं है तो आसपास के लोग भारत पे आक्रमण करने लगते हैं। इस घटना को आजकल की एक स्टोरी से समझना चाहें तो क्या है, तो बड़ा एक बात समझना। जैसे ये आपका घर है, मान लेते हैं ये आपका घर है। आपके घर में जब तक एक स्ट्रांग पोजीशन पे कोई है तब तक तो ठीक है। जैसे ये स्ट्रांग पोजीशन समाप्त होती है, वैसे क्या होता है कि आपके परिवार वाले, कुछ जान पहचान वाले इस घर को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। है कुछ नहीं, बस उनको अपना बेनिफिट चाहिए कि वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए आ जाते हैं। सेम भारतीय इतिहास में भी होता है कि जब भारत की स्थापना हो रही होती, जब भारत का निर्माण लगभग हो रहा था, भारत अपने वर्तमान स्थिति के अनुरूप आ रहा था, उस समय 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जितने भी लोग होते हैं, हर इंसान खुद को स्वघोषित शासक घोषित कर देता है कि हम ही यहाँ के राजा हैं, हम ही यहाँ के शासक हैं। और इस तरह से एक ऐसा कालखंड आ जाता है जिसको डार्क एज के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी स्थायी शासन नहीं है, सब कुछ अंधकारमय होता चला जाता है। इसको डार्क एज कहते हैं, एज ऑफ स्मॉल किंगडम्स बोलते हैं। क्या एज ऑफ स्मॉल किंगडम कब से कब तक? लगभग ये छठी शताब्दी से प्रारंभ होता है और 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी तक क्यों? कि बेटा 1206 ईस्वी में फिर गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती तब तक के लगभग इस 600 साल के कालक्रम को हम लोग गुलाम वंश, ये जो 600 वर्षों का शासन होता है, इसको हम लोग डार्क एज के नाम से या एज ऑफ स्मॉल किंगडम्स के नाम से जानते हैं, या इसको कहीं कहीं पे हम लोग सामंतवाद का उदय काल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सामंतवाद का उदय काल क्यों कहते हैं, इस बात को समझो। तो बेटा, सामंतवाद का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई भी स्थायी या कोई सिंगल केंद्रीय शासक नहीं था, बल्कि हर एक स्थान पे छोटे छोटे राजा थे। और ये राजा अपने प्रभुत्व को स्थापना करने के लिए अपने राज्य की भूमि को किसी एक व्यक्ति को दान दे देते थे। दान क्या, उसको टैक्स रेवोल्यूशन के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए दे देते थे। और फिर उस व्यक्ति का काम होता था कि उसका टैक्स कलेक्ट करे और राजा को दे। राजा अपने महल में रह के शान से अपना जीवन यापन करता था। अपने कार्यों के लिए उसने किसी एक सामंत को नियुक्त किया। उस सामंत को निर्णय दे दिया कि आप एक काम करिए, इस एरिया का टैक्स कलेक्शन करेंगे। वो वहाँ के लोगों पे जुर्म ढाता, वहाँ के लोगों का शोषण करता, लेकिन शोषण करने में जो टैक्स बनता था वो सारा का सारा टैक्स राजा को दे देता था। अब राजा धन पा के खुश है, प्रजा राजा की इस व्यवस्था के कारण दुखी है। लेकिन एक राजा और सामंत ये दोनों लोग आपस में कमा रहे हैं, जिस वजह से प्रजा के हिसाब से डार्क एज हुआ, सामंतवाद का विकास हो रहा। तो इसे सामंतवाद का उदय भी बोलेंगे, अंधकार युग बोलेंगे। और ये सामंत जो थे छोटे छोटे राज्यों में तब्दील होते गए, जैसे जम्मू का अलग है, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग हो गया, यूपी का अलग हो गया, बिहार, इस तरह से अलग अलग सामंत बन गए। इसलिए इस प्रकार को हम लोग सामंत काल के नाम से जानते हैं। इसको समझते हैं, एक काम करते हैं, मैं अपनी एक नोट सीरीज भी निकाल लेता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी लोग एप्लीकेशंस पे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को ये नोट्स मिलेंगे। ये क्लास 2 से 3 दिन यूट्यूब पे चल रही है, वो इस वजह से क्योंकि यार अभी मैं कम्प्लीटली इसको प्रॉपर नहीं बना पाया हूँ। डेली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑन द टाइम कर लूँ। तो जैसे ये ऑन द टाइम होता है 1 से 2 दिन के अंदर इसको हम लोग फटाक से कर लेंगे। उसमें ये क्लास फिर केवल और केवल आप लोगों को यूट्यूब पे मिला कर, केवल और केवल एप्लीकेशन पे मिलेगी। यूट्यूब पे केवल इसकी प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएंगे, ठीक है बेटा। ये हमारी खुद की हैंड राइटिंग है, राइटिंग बेकार है मानता हूँ। 647 हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया। 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक सामंतवाद को उदय, 12वीं की 6.5 शताब्दी चल रही थी, उदय काल के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग राइज ऑफ फेडरलिज्म, डार्क एज, एज ऑफ लैंड रॉड्स, एज ऑफ स्मॉल किंगडम्स या एज ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा स्वतः शासन ना कर रहा था, बल्कि राजा अपने अंडर में लोगों को रखता है जो वहाँ पे प्रशासन कर रहे थे, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। जिस वजह से यहाँ पे कोई भी स्थायी शासन नहीं होता, कि केंद्रीय सत्ता नहीं होता है।
अल-बरूनी इस समय को लिखता है कि इस समय भारत में जितने संकीर्ण विचार के लोग थे उतने उनके पूर्वज नहीं थे। राजा क्या करते हैं, राजा भूमि का दान दे देते थे और दान किसको, सामंतों को देते थे, जिस वजह से सामंत बलशाली हो गए और यहाँ पर राजपूत वंश का स्थापना हो गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई, सांस्कृतिक ठहराव आ गया, भूमि के स्वामित्व पर ही सत्ता और कर संग्रह आधारित हो गया, गांव में स्थानीय इकाइयों का प्रशासनिक महत्व बढ़ा। यह प्राचीन काल में मध्यकालीन व भारत के बीच संक्रमण काल था। मतलब नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, ये नोट्स आते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा सामंतवाद में, सामंतवाद काल में देखा राजा अपने अंडर किसी एक को नियुक्त करता था, जिसको नियुक्त करता था उसको सामंत की उपाधि देता था और इस सामंत का कार्य वहां से टैक्स रिवोल्यूशन या टैक्स कलेक्शन का था। ये टैक्स कलेक्ट करने का, ये टैक्स किसको देंगे, ये टैक्स देंगे राजा को। राजा के पास इस तरह से धन तो आने लगा, परंतु राजा के बाद कोई भी स्थायी शासन नहीं रहा, क्योंकि राजा डायरेक्ट टैक्स कलेक्टर को कंट्रोल नहीं करते थे, जिस वजह से न उसका इन पे शासन था न उसका प्रजा पे शासन था। एक समय पे यही जो सामंतवाद था, यही सामंतवाद बहुत स्ट्रांग होते गए, इतने स्ट्रांग होते गए कि इनमें से कुछ लोग राजपूत वंश के शासक बन जाते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सामंत का कार्य नहीं संभालते हैं, पहले तो ये राजा को टैक्स दे रहे थे, जैसे ही इनकी सत्ता मजबूत होती है वैसे ही राजा को टैक्स देना भी बंद कर देते हैं, फिर ये खुद की ही सेना बना लेते हैं, खुद ही शासक बन जाते हैं और टैक्स लोगों पे कंट्रोल कर ही रहे थे। प्रजा के हिसाब से डार्क एज हो गया, राजा के हिसाब से इसने राम सामंत की उत्पत्ति की सामंत काल हो गया। और जो इतिहासकार बाहर से इन चीज़ों को देख रहे थे वो इसको स्मॉल किंगडम्स के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, एज ऑफ स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राजनीतिक स्थिरता नहीं रही थी, इसलिए इसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य नामों के बारे में याद रखो बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या था, जो भूमि थी, भूमि का स्वामित्व जो था, जो भूमि का सत्ता थी, वो राजा के पास नहीं थी, ना ही प्रजा के पास थी, वो सामंत के पास थी, और जिसको हम लोग प्रशासनिक इकाइयों के नाम से जानेंगे। अब इस तरह से 7 से लेके 12वीं शताब्दी के मध्य कुछ युद्ध भी होते हैं। जब देखो भारत के देखेंगे तो भारत में अरब और तुर्क आक्रमणकारी थे, इन लोगों ने ये पाया कि अब भारत में कोई भी स्थायी सत्ता नहीं है। देखो इस सिचुएशन पे आप भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत की स्थिति कितनी स्टेबल है। सबसे पहले भारत में उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है, खाने के साथ ही यहाँ पे धन की उपलब्धता है, धन अच्छा है। इस काल में हम लोग भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे, अर्थात भारत के पास गोल्ड बहुत है, गोल्ड माइंस हो गया, खाने के हो गया, मसाले अच्छे हो गए, तो भारत कुल मिला के रहने योग्य जगह है। अरब और तुर्क यहाँ पर रहने योग्य जगह नहीं थी, तो समय समय पर अरब और तुर्कवासी देखते क्या है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, परंतु हमारे नीचे एक दर्रे को क्रॉस करेंगे और एक ऐसे राज्य भूमि में, एक ऐसे भूभाग में पहुंच जाएंगे जहाँ पे खाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, साथ ही साथ वहाँ पे धन है, उपजाऊ क्षेत्र है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे हमला कर दें और यहाँ की पूरी पूरी सत्ता को शामिल कर लें अपने अंडर में। अब इन दोनों में आपसी संग्रह का चल रहा था, आपसी संघर्ष चल रहा था। इस दौरान सबसे पहले अरब आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करते हैं, अरब के बाद तुर्क आक्रमण करते हैं। अरब ने जब भी आक्रमण किया तो इनके यहाँ पे केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत में कोई भी स्थायी सत्ता की स्थापना नहीं करनी, बल्कि हमें भारत से धन लूटना है। अभी केवल और केवल ये आते हैं भारत में धन लूटने के लिए, और इस बिहार पे इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो पहली हमला कब किया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत पर अरबों द्वारा पहला आक्रमण कब किया गया, तो ध्यान रखना भारत पे अरबों द्वारा पहला आक्रमण 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में 712 ईस्वी में एमबीके द्वारा किया गया। अच्छा, ये एमबीके कौन है, एमबीके का मतलब है मोहम्मद बिन कासिम। क्या है बेटा, मोहम्मद बिन कासिम। अगर इसके पूरे नाम के बारे में चर्चा करें तो इसका पूरा नाम है अहमद उल सकाफी, अहमद उल सकाफी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। अब मुझे मोहम्मद बिन कासिम लिखने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसका सीधा नाम हम लोग लिख देते हैं एमबीके। अब 712 ईस्वी में इसने सबसे पहले एमबीके ने आक्रमण किया भारत पे, और जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया उस समय इसकी एज मात्र 17 वर्ष की उम्र थी, और इसके बाद ये वापस जाता है 3 साल बाद, लगभग 17 से 20 साल का हो गया 715 ईस्वी में। 715 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब चर्चा करते हैं थोड़ा से अरब आक्रमणकारियों के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अरब का आक्रमण क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। 2 आक्रमण हुए मुख्य तौर पर, अरब आक्रमण तथा तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण काल में कौन सा है, अरब आक्रमण काल में एमबीके मोहम्मद बिन कासिम आया,
जब तुर्क आक्रमणकार की चर्चा करें, तुर्क आक्रमणकार में शुबक्तगीन आए व शुबक्तगीन का पूर्व महमूद गजनवी भारत पे आता है। गजनवी को हम लोग मुर्तभंजक के नाम से जानते हैं। उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा करें, इन्होंने भारत पे आक्रमण क्यों किया? सबसे पहले तो उसके रीजंस के बारे में देख लो। तो बेटा देखो, मुख्य तौर पर रीजन क्या था? एक तो व्यापारिक हित था कि अरब आक्रमणकारी इस समय ये चाहते थे कि भारत में जो पश्चिमी और सिंधी क्षेत्र है, यहाँ के साथ अच्छा व्यापार किया जाए। यहाँ पर उचित भूमि है, उपजाऊ जमीन है, साथ ही साथ ये सोने की चिड़िया, यहाँ धन है। दूसरा इनका उद्देश्य था कि ये अपने धर्म अर्थात इस्लाम धर्म की स्थापना चाहते थे, इस्लाम धर्म का प्रसार चाहते थे। तीसरा, यहाँ पे जो भारत की स्थिति थी, भारत में उस समय राजनीतिक विखंडन आ चुका था। और फोर्थ, इस आक्रमण के समय इसने जिहाद का नारा दिया था, अर्थात ये अपने जो मुस्लिम धर्म था, अपना जो अरब धर्म था, इसको ये विस्तार करना चाहते थे। जिस वजह से इस्लाम धर्म के विस्तार करने का उद्देश्य किसका था? उम्मद खलीफा का था। उम्मद खलीफा ने इसे ऑर्डर दिया था कि तुम इस्लाम धर्म का विस्तार करो। अब इस्लाम धर्म के व्यापार के साथ ही साथ उसको अच्छी उपजाऊ जमीन मिल रही, सोने की चिड़िया है, इन सभी चीज़ों पर हमला करने के लिए इसने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, बेटा शकल देख लेना कितनी अच्छी शकल है, ये जब 17 वर्ष की अवस्था में था, आज इंसान 30 साल का हो रहा है, 25 साल का हो रहा है, उसके पास कोई भी एम नहीं है करने के लिए, और ये 17 साल की अवस्था में सबसे पहले भारत पे आक्रमण करता है। और जिस समय भारत पे आक्रमण करता है, उस समय के अगर तत्कालिक कारणों को देखें तो बेटा एक छोटी सी स्टोरी है जिसको ध्यान से सुनना। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करने से पहले की घटना है। वो घटना इस तरह से होती है कि अरब आक्रमणकारी, या जो इनको हम लोग तो आक्रमणकारी लिखते हैं, परंतु ये वहाँ के व्यापारी थे। अरब व्यापारी अपने घर से अरब तक का हम जो अरब व्यापारी थे, ये सिंध में मतलब नावों से सिंध की यात्रा कर रहे थे, सिंध के माध्यम से गुजर रहे थे। अब रास्ते में गुजरते समय कुछ जो नेताओं सॉरी, बार बार नेता नाम क्यों आ जाता है? होते तो लुटेरे ये भी हैं, पर क्या करें, कह नहीं सकते ना। अरब व्यापारियों ने जब सिंध को पार कर रहे थे, सिंध को पार करते समय कुछ समुद्री लुटेरों ने इनको लूट लिया। और ये जो समुद्री लुटेरे थे, जो इन्होंने लूटा था, उस समय इनकी नावों पे इनके घर की महिलाएं व बच्चे विद्यमान थे, ना कि कोई सोना जेवर इत्यादि विद्यमान था। जब ये समुद्री लुटेरे लूट रहे थे तो मोहम्मद बिन कासिम और पूरे अरब व्यापारी गए थे दाहिर के पास। दाहिर उस समय सिंध का राजा था कि साहब थोड़ी सी मदद कर दीजिए सेना लेके। दाहिर ने मना कर दिया। जब दाहिर ने मना कर दिया तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य ये था कि वो इन समुद्री लुटेरों को समाप्त करे। समुद्री लुटेरों को समाप्त करने के बाद आगे बढ़े। तो उस समय जोश में ये सबसे पहले केवल और केवल समुद्री लुटेरों को मारने आया था। लेकिन हुआ क्या, जब 712 ईस्वी में ये भारत पे आता है, 712 ईस्वी से पहले ये सिंध पर हमला करता है और सिंध क्षेत्र में पूरा का पूरा समुद्री लुटेरों को समाप्त करता है। समुद्री लुटेरों को समाप्त करने के बाद इनकी सेना आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते समय ये देखते हैं कि दाहिर जो है वो यहाँ का राजा है, तो इससे भी बदला लेते हैं। अब देखो बेटा, 712 ईस्वी में इसकी एज मात्र 17 वर्ष की है। 17 वर्ष की एज में ये दाहिर लगभग उस समय वायोवृद्ध या वृद्ध अवस्था में था, लेकिन फिर भी ये इससे नहीं हार पाया। और ये केवल कुछ घुड़सवार थे जो अरब से युद्ध जीतने के लिए घुड़सवार करते हुए आए थे। ये इससे पहले युद्ध लड़ चुके थे। इसके बाद दाहिर के साथ रावर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है बेटा? रावर का युद्ध। और इस रावर के युद्ध में दाहिर की मृत्यु होती है। दाहिर की मृत्यु होने के बाद एमबीके ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, और सबसे अच्छी बात, मोहम्मद बिन कासिम ने कभी भी इस क्षेत्र पे अपना वर्चस्व नहीं स्थापित करना चाहा। उसका केवल एक काम था, धन को लूटना, और धन को लूटने के बाद अपना वापस चले जाना। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे इस क्षेत्र को लूटा, लूटने के बाद उसने देखा दाहिर भी समाप्त हो गया। अब उसने यहाँ के लोगों पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कार्य किए जिसके आधार पे धन की उगाई की। धन की उगाई कैसे की जाएगी? सबसे पहले तो टैक्स लगा दो। तो इसने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया। क्या लगाया बेटा? हिंदुओं पे जजिया कर लगाया। बेटा जजिया कर के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखो। जजिया कर के बारे में सबसे अच्छे पॉइंट्स ये बनते हैं कि अच्छे पॉइंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुस्लिम सत्ता के व्याप पे है कि अगर आप हिंदू हैं और आप सेना में नहीं शामिल होना चाहते हैं तब आपको जजिया कर देना जाएगा। अगर आप मुस्लिम हैं तब सेना में शामिल होना ना होना आपका उद्देश्य है, आपसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा। जजिया कर के साथ साथ इसने खराज कर भी लगाया। और ये खराज कर किस पे लगाया गया? ये खराज कर केवल हिंदुओं पे लगाया गया। ये दो तरह कर लगाया गया। जो मुस्लिम लोग थे इन पर उसने जकात कर लगाया। कौन सा कर लगाया बेटा? जकात कर। अब टैक्स रेवोल्यूशन से, टैक्स कलेक्शन से क्या हुआ? इनसे धन की उगाही होने लगी। साथ ही साथ इसने देखा कि भारत का साहित्य वो काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से इसने
चरक संहिता का और पंचरक संहिता व पंचतंत्र का अनुवाद कराया। अब यहाँ के लोग अरबी बोलते थे, तो ये अनुवाद किस में कराएंगे? इसका अनुवाद इसने अरबी भाषा में करवाया। ध्यान रखना बेटा, कौन करा रहा है ये सब मोहम्मद बिन कासिम करा रहा है। एमबीके, एमबीके कब से कब रहा? 712 से लेकर 715 तक। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, 715 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस चरक संहिता व पंचतंत्र का अनुवाद किस भाषा में कराया? इन दोनों पुस्तकों का अनुवाद इसने अरबी भाषा में कराया। थर्ड पॉइंट ध्यान रखो, भारत का जो खगोल शास्त्र था वो काफी अच्छा था। खगोल शास्त्र पर एक पुस्तक है जो लिखी है अल काजरी ने। अब अल काजरी कौन है? अल काजरी इनके यहाँ का विद्वान है, एमबीके के दरबार का विद्वान है। अल काजरी ने भारत के खगोल शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बिहार पे अरबी भाषा में किताब उल फिज नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? इस पुस्तक का नाम था किताब उल फिज पुस्तक लिखी। किताब उल फिज पुस्तक है किस पे? ये है भारतीय खगोल शास्त्र पे आधारित पुस्तक है। पहला टैक्स की लगाया, अनुवाद कराया, साथ में भारत की शिक्षा को अरब तक पहुंचाया अरबी भाषा में। साथ ही साथ क्या किया इसने? अब देखो बेटा, ये अफगान भारत पे आया, इसने जितने भी शासकों को नियुक्त किया, इसने एक अच्छी चीज की। क्या? कि जैसे ये किसी भी राजा को हराता था, तो किसी भी राजा को हराने के बाद वो उसको मारता नहीं था, बल्कि उसको अपने ही क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर देता था। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने से क्या हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम का कभी भी उद्देश्य भारत में स्थायी शासन स्थापित नहीं करना था, वो सिर्फ भारत में लुटेरी की तरह आया था, लूट के जाना था। उसने प्रशासनिक अधिकारी बैठाया ताकि ये जो भी धन का कलेक्शन होंगे वो सारा का सारा धन मोहम्मद बिन कासिम को देंगे। अब मोहम्मद बिन कासिम एमबीके के पास भारत में आने और भारत पे शासन करने का कोई हिस्सा नहीं था, वो केवल अपने इन प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से यहाँ पे प्रशासन करने लगा था। इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो बेटा देखो, एमबीके के बारे में एक चीज़ है कि ये खुम्मद खलीफा जो थे, खलीफा ने इसको अपने यहाँ बुलाया। खलीफा, इस समय यहाँ के खलीफा कौन थे? इस समय यहाँ के खलीफा थे 715 ईस्वी में सुलेमान नामक खलीफा ने इसको अपने पास बुलाया और कैद कर लिया। तो इसका जो आखिरी समय रहा, आखिरी सारा का सारा समय कैद में कटा, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं तुर्कों के बारे में। या अच्छा, अभी यही चल रहा सिंध आक्रमण। सिंध आक्रमण तो बेटा पता चल गया। सिंध पर आक्रमण किसके लिए अगेंस्ट में किया था? सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के अगेंस्ट में किया था। दाहिर उस समय सिंध के राजा थे। उम्र इस समय याद रखो, मोहम्मद बिन कासिम की क्या उम्र थी? मोहम्मद बिन कासिम मात्र 17 वर्ष का था। दाहिर वायुव्रत लिखा हुआ ज्यादातर देखा है। और इस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस युद्ध को हम लोग रावर का युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखना, रावर युद्ध आपसे क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा। इसमें भारतीयों पर खराज कर, साथ ही साथ खराज के साथ जजिया कर लगा, षड्यंत्र के साथ कब्जा कर लिया गया इसके बाद। और पॉइंट कहते हैं चरक संहिता व पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। तो यहाँ पे उसका स्थायी शासन स्थापित करने के लिए पहला कदम था। पहले वो मोहम्मद बिन कासिम भारत में कोई भी शासन नहीं, केवल धन लूटने के मकसद से आया था। और इसका अंत कब होता है? इसका अंत होता है 715 ईस्वी में। अंत कंफर्म हो गया। 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने इसको अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाने के बाद षड्यंत्र के माध्यम से इसे कैद कर लिया। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो गया। अच्छा, तुर्कों पे आक्रमण की चर्चा करें तो बेटा देखो, भारत की जो स्थायी शासन है, केंद्रीय सत्ता तो डगमाडोल चली रही थी, यहाँ पे कोई भी स्थायी प्रशासन नहीं था। साथ ही साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। धार्मिक कारणों की चर्चा न करें तो खलीफा की मान्यता प्राप्त करना था। खलीफा की मान्यता प्राप्त करने के लिए इस्लाम धर्म से, जब तुर्क धर्म से, अब देखो तुर्कों के बारे में 2-3 पॉइंट्स पढ़ने वाली है। सबसे पहले क्या है, तुर्क जो थे ये मध्य एशिया में निवास करते थे और मध्य एशिया की ये मंगोलाई व अलाई पर्वत पे रहते थे। कहाँ रहते थे बेटा? ये मध्य एशिया की मंगोलिया व अल्लाह मलाई या अलाई पर्वत श्रृंखला पे ये निवास करते थे। ये प्रारंभ में, जब इन तुर्कों के बारे में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो तुर्कों के बारे में हम लोग समझेंगे ये खानाबदोश जनजाति के थे। अब खानाबदोश जनजाति तो आप लोगों को पता ही होगा कि खानाबदोश क्या होता है। मतलब इनका केवल और केवल कार्य उस समय पशुपालन करना, घुड़सवारी करना, और ये दोनों कार्यों के लिए किसी एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। ये इधर से उधर खानाबदोश या भ्रमण करते रहते थे। तुर्क आक्रमणकारियों की चर्चा करिए। खानाबदोश प्रजाति के थे। इनके पास स्किल क्या थी? सबसे ज्यादा स्किल थी कि इनके पास घुड़सवारी इनकी अच्छी थी। साथ ही साथ ये लगातार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते तो इन्हें युद्ध भी लड़ने पड़ते थे। अपने पूरे कुनबे को बचाने के लिए युद्ध लड़ने पड़ते थे, जिस वजह से ये योद्धा अच्छे हो गए और योद्धा के तौर पर उस समय वो तीर कमान में इन्हें महारत हासिल होती थी।
अब इस तरह के जो तुर्क थे, इन्होंने क्या किया, पहले तो केवल और केवल ये पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे, फिर धीरे धीरे इनके छोटे छोटे कबीले बनते गए, और ये कबीले कब एक पूरे का पूरा साम्राज्य का मदद ले लिया, एक साम्राज्य का स्वरूप ले लिया। उसके बाद इन्हों में से सबसे पहला व्यक्ति था सुबुक्तगीन, जिसने भारत पे आक्रमण किया। सुबुक्तगीन के बारे में बेटा याद रखना, सुबुक्तगीन गए लिखे हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले किसने आक्रमण किया, सबसे पहले आक्रमण किया सुबुक्तगीन ने। तो बेटा सुबुक्तगीन के बारे में कुछ जगह इस तरह से लिखा गया है, कुछ जगह सुबुक्तगीन को शुभुक्तगीन लिखा गया है। तो ये किस तरह से लिखा गया मुझे नहीं कंफर्म, पर ये सुबुक्तगीन हम लोगों को इस तरह से पढ़ना चाहिए। मैंने इतिहास में पीएचडी नहीं की हुई है, जिस वजह से मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या लेटर सही रहेगा। कुछ लोग ये वाला शाह बनाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ये वाला सा बनाते हैं। मैं दोनों दोनों बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है। सुबुक्तगीन ने जब भारत पे आक्रमण किया था, तो बेटा ध्यान रखना, सुबुक्तगीन है कहाँ का, मध्य एशिया का निवासी है, या मध्य एशिया का रहता था, तुर्क शासक था। साथ ही साथ इसने वहाँ पे जब स्थापना की थी, तो इसने गजनवी वंश की स्थापना की। गजनवी वंश क्या है, ये निवास स्थान कहा था, गजनी क्षेत्र में निवास करता था। और साथ ही साथ ये अल्पतगीन का गुलाम था। ये क्या है, ये अल्पतगीन का गुलाम है। अब ये गुलाम द्वारा बनाया गया एक प्रशासन है गजनवी वंश। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, अल्पतगीन के गुलाम के साथ साथ ही ये अल्पतगीन का दामाद भी था। उस समय हमारे यहाँ की तरह, जैसे आजकल आप देखते हैं कि शादी किसी एक परिवार नस्ल में होनी है, इस तरह के कोई रूल्स नहीं थे। राजा अपने गुलाम से भी अपनी पुत्री का विवाह करा देता था, अगर वो योग्य गुलाम है तो। इसी तरह से गुलाम भी था अल्पतगीन का, साथ ही साथ अल्पतगीन का दामाद भी था। सुबुक्तगीन के बारे में पॉइंट्स क्या है, सुबुक्तगीन भारत पे आक्रमण करता है, और भारत पे आक्रमण करने के बाद भारत के क्षेत्र को विजित करता है। भारत के क्षेत्र को जीतने के साथ ही साथ यहाँ पर टैक्स लगाता है, कर का कलेक्शन करता है, और भारत में एक स्थायी शासन की स्थापना करना चाहता है, परंतु कभी करता नहीं है। सुबुक्तगीन के बारे में क्या है, सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया, धन लूट के चला गया, आक्रमण किया, धन लूट के चला गया। इसके बाद इसका पुत्र आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। कितने, भारत में 17 बार का आक्रमण किए। ये तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन को यहीं सेशन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। और हाँ, आपका पूरा का पूरा कोर्स 60 दिनों में मैं कवर करा दूंगा। कैसे कराऊंगा उसके लिए अभी कुछ दिन के लिए बाद मैराथन क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसके साथ ही आपका कोर्स कवर कराया जाएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। आपको सेशन कैसा लग रहा है, कोई मन में डाउट क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिएगा। आपके हर एक क्वेश्चन डाउट्स को लेने के लिए हमारी टीम और हम लगातार हाजिर हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।